वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भाटिया ज्ञान पर स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन नाउ आई एम फ्री। अब मैं फ्री हो चुका हूँ। अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजोल्व हो चुकी है। और अब हम अपने जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे थे, कुछ मैं पहले भी ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आज हम उनको आगे बढ़ाते हैं। और जो यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर, ये हमारा अकाउंटेंट, या यूपी ट्रिपल एससी से जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म फिलअप हुआ है, उन सभी के लिए, और किसी भी एग्ज़ाम जो भी अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, उन सभी में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम अपने प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ यदि जो कोई भी हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर मुक्त मनोरंजन भत्ता की अधिकतम राशि कितनी है? यानी मैक्सिमम अमाउंट हमें बतानी है किसकी, इंटरटेनमेंट अलाउंस की, जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000। बताइए। यस फ्रेंड्स, जो ये होता है हमारा कर मुक्त मनोरंजन भत्ता, तो ये इसके लिए जो एम्प्लॉई कैटेगरी होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो एम्प्लॉई कैटेगरी को हम यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा होगा वो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एंड सेकंड होता है हमारा प्राइवेट एम्प्लॉई। तो फ्रेंड्स, जो प्राइवेट एम्प्लॉई होता है इसको तो किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। मतलब जितना भी इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है वो सारा का सारा ग्रोस सैलरी में इंक्लूड किया जाता है और वो टैक्सेबल होता है। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं इनको लिमिट होती है, इनको कुछ रिडक्शन मिलता है। पहला केस होता है इसमें 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो बेसिक पीए होता है, पेमेंट, उसका 20% या 1/5। एंड सेकंड जो होता है हमारा, वो जो इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको रिसीव हुआ होता है उसकी अमाउंट। एंड थर्ड जो होता है वो होता है फ्रेंड्स ₹5000। तो इन तीनों में जो भी लीस्ट होता है उसकी डिडक्शन दी जाती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर डी 5000 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 5000 विल बी राइट आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the following is available in respect of X Limited. Opening debtors 12,000, closing debtors 15,000, and credit sales 28,000. What is the amount of cash received from the customers? Option A 25,000, option B 3,000, option C 28,000 and option D 31,000। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या होता है, डेप्टर्स मीन्स कस्टमर अकाउंट्स को पहले समझना होगा। चलिए बताते हैं कस्टमर अकाउंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ ब्रांच डेटर्स या कस्टमर अकाउंट्स दोनों ही सेम होते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेटर्स और कस्टमर दोनों को सेम रखा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, जितना भी डेटर्स का या कस्टमर्स का होता है वो टू साइड में आता है। एंड नाउ क्रेडिट सेल्स, ये भी हमारा डेबिट साइड में आता है। और फिर बिल जो डिसऑनर हो जाता है बीआर, उसको लिखा जाता है। एंड बाय साइड में रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो होती है, जो सेल्स रिटर्न होती है बाय कस्टमर्स, वो बाय में आती है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जितना भी हमें कैश रिसीव हो जाता है वो बाय में आता है। बिल्स रिसीवेबल वो बाय साइड में आता है। डिस्काउंट अलाउ, जो भी हमने कस्टमर्स को या डेटर्स को डिस्काउंट किया होता है वो बाय में आता है। अलाउंसेस एंड बैड डेट्स। एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल करने के बाद उसको लेस करने का जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो हमारा क्लोजिंग डेटर्स होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ये अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें ओपनिंग डेटर्स दिया है, क्लोजिंग डेटर्स है एंड कैश सेल है। हमें निकालना है कैश रिसीव। तो ओपनिंग डेटर्स टू साइड में हो जाएगा 12,000, क्लोजिंग डेटर्स बाय साइड में 15,000। जो कैश रिसीव हुआ है हमें वो कितना हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी क्रेडिट सेल्स कितना है वो 28,000। ये कितना आता है टू साइड में। टोटल कितना हो गया हमारा 40,000। 40,000 में से जो हमें कैश ऑलरेडी यहाँ पर क्लोजिंग है वो है कितना 15,000।
यानी अभी भी क्लोजिंग डेटर्स बचे हैं 15,000, तो बचा कितना, वो बैलेंस हुआ हमारा 25,000। एक्चुअल में ये हमें रिसीव हो चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स ओपनिंग में जो हमारे पास 12,000 के क्रेडिटर्स थे, सॉरी डेटर्स थे, और 28,000 का हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है, तो टोटल कितने के हो गए, 40,000 के हमारी क्रेडिट सेल हो गई एक तरह से, जिसमें से अभी भी बैलेंस कितना है हमारे पास डेटर्स का 15,000। तो इसका मतलब यह है कि हमें 25,000 रिसीव हो चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट। इसमें हमें बताना है कि रियल अकाउंट कौन सा है। ऑप्शन ए डेब्टर्स अकाउंट, ऑप्शन बी बिल्डिंग अकाउंट्स, ऑप्शन सी क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ऑप्शन डी रेंट अकाउंट। 2 मिनट आपको 10 सेकेंड्स दी जाती है, बताइए जल्दी से। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बिल्डिंग अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। तो जो बैलेंस शीट है हमारी, इसमें अ, इधर लायबिलिटी साइड होती है और इधर एसेट साइड होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स में आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, मोटर व्हीकल एंड एक्सेट्रा, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है फ्रेंड्स, ये सभी की सभी क्या होती है, रियल एसेट्स होती है। क्या होती है, रियल एसेट्स होती है। डेटर्स जो होती है हमारी करंट एसेट्स होती है, बिल्डिंग हमारी रियल एसेट्स होती है, और जो क्रेडिटर्स है ये हमारी लाइबिलिटीज होती है, एंड जो रेंट है ये हमारा एक्सपेंस होता है। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। बिक्री मूल्य पर 25% का मार्जिन, मार्जिन मतलब होता है लाभ, यानी 25% का लाभ मार्जिन शाखा लेखांकन में लागत पर डॉट 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 लाभ के समतुल्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 33.33% एंड ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 25%। बताइए। यस, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, उसने क्या लिखा है, बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर 25% उसको मार्जिन होता है। तो सेलिंग प्राइस लेट किया हमने 100। जब सेलिंग प्राइस 100 होगा तो उसका मार्जिन कितना है, वो है 25। देन सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा फ्रेंड्स, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे परसेंटेज में, क्योंकि वो किस पे पूछ रहा है, लागत पर। तो लागत यानी कॉस्ट कितना हुआ, 75। कॉस्ट हमेशा नीचे होगा और हमको इसको निकालना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऊपर आएगा और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे 33.33%। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति मीन्स होता है स्कॉलरशिप, रिसीव होती है, तो कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशो दिया है वो दिया है 3:2। 3:2, उसमें 20% एंड 25% दिया है। तो इसको हम इजीली कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक जीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या और भी आसान इजी अगर इसको बनाना है तो अमाउंट को डबल कर देते हैं, बिकॉज ये रेशो है, इसमें सिमिलर करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। इसको 2 टाइम्स कर दिया मैंने, कितना हो गया 40, क्योंकि ये अब हमारे लिए इजी हो गया, 100 इसके इक्वल हो गया। अब इसमें 20% जो बॉयज़ हैं इनको स्कॉलरशिप रिसीव हुई है, तो 80% को रिसीव नहीं हुई है,
बिकॉज 100% अगर बॉयज है उसमें से 20% को रिसीव हुआ है, तो कितने को रिसीव नहीं हुआ है, वो हमारा 80% को रिसीव नहीं हुआ है। तो 80% बॉयज बॉयज ही है, इनका 80% निकाल लेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आएगा 8 6 48 प्लस नेक्स्ट लड़कियां, लड़कियों को 25 है तो 75 को रिसीव नहीं हुआ है, तो 40 का 75 कितना होगा 30। टोटल कितना होगा दोनों को ऐड कर लेंगे बिकॉज यहाँ पर टोटल स्टूडेंट पूछा है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 78%। 78% ऐसे स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप रिसीव नहीं हुई है, तो इसमें 78 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 30,000 रुपये सूची मूल्य का माल राम को 10% व्यापारिक डिस्काउंट मतलब छूट तथा 5% नगद छूट पर बेचा। राम ने 40% नगद भुगतान किया और राम के द्वारा नगद भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, हमें फ्रेंड्स ये बताना है। चलिए ऑप्शन ए 11,400, ऑप्शन बी 10,540, ऑप्शन डी सी 10,260 एंड ऑप्शन डी 10,200। बताइए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसका जो लिस्टेड प्राइस है वो 30,000, तो लिस्टेड प्राइस कितना है फ्रेंड्स 30,000। तो जो डिस्काउंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, ये कितना है 10%। 10% हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 3,000, तो इसमें से लेस कर देंगे 27,000। ये एक्चुअल में होगी हमारी सेल, क्या हुआ है सेलिंग प्राइस। इसमें से वो बोल रहा है कि 5% उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो जो हमारी कैश डिस्काउंट होगी वो इसका कितना होगा 5%, तो ये हो जाएगा जीरो करेंगे कितना 1350, 1350 लेस करेंगे 650 दो और ये हो गया 25। तो जो उसको पेमेंट करना है फ्रेंड्स वो करना है 25,650 का। अब इसमें से वो कितना कैश पे कर रहा है, उसने 40% पे कर दिया। पेड कितना किया उसने 40%, तो इसका फ्रेंड्स हम निकाल लेंगे 40%, 40%, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2002 एंड नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। तो ये हो गया हमारा 624 और 2 26, तो हम यूनिट नंबर से इनको पकड़ेंगे। 60 किधर है, ऑप्शन नंबर या सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 10,260 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है फ्रेंड्स कि इफ द ओपनिंग कैपिटल इज 60,000 एंड ड्रॉइंग्स 5,000, एडिशनल कैपिटल introduced during the year 10,000, closing capital 90,000, find the value of profit and during the period will be, क्या होगा ये बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए 40,000, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 25,000 एंड ऑप्शन डी 35,000। 5 मिनट्स का ब्रेक दिया था, जल्दी होते हुए। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसको करने के लिए कैपिटल अकाउंट को समझना होगा। इसको कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हम समझते हैं। इसमें बाय साइड में जो आता है फ्रेंड्स वो आता है बाय बैलेंस डीडी, जो पहले से ही कैपिटल डीबी होती है वो इधर आती है। जो भी हम ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करते हैं या एडिशनल कैपिटल लगाते हैं वो सभी इधर आती है। एडिशनल कैपिटल वो इधर आएगी, और यदि ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स वो फ्रेंड्स टू साइड में आएगा। ड्राइंग्स एंड क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल होती है, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है जिसको हम बैलेंस सीडी बोलते हैं, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल, ये इधर आएगी। उसके बाद जितना भी हमको प्रॉफिट्स होता है ड्यूरिंग द ईयर्स वो फ्रेंड्स बाय साइड में आता है। इसकी हेल्प से अब हम इसको इजी से कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर उसको रफ करता हूँ भैया।
चलिए अब इसको हम समझते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल फ्रेंड्स कितना हुआ 60,000 ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग्स कितना हुआ 5,000। फ्रेंड्स याद रखना जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें बाई साइड में पॉजिटिव होता है और टू साइड में नेगेटिव होता है। और ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस किया वो किया 10,000, वो भी इधर आएगा बाई साइड में। क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 की। और फाइंड द वैल्यू। अब टोटल जो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल हुआ कितना हुआ 70,000 और इधर कितना हुआ 95,000। फ्रेंड यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल को अगर हम देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर कितना 95,000 हो गया टोटल इधर, और पॉजिटिव कितना हो गया 70। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वही हमारा प्रॉफिट होगा। 0 0 0 कितना हो 5 एंड 2। ये क्या है फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि इधर जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या होगा प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट ही पूछा था, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सम इन द ट्रायल बैलेंस आर रिकॉर्डेड। ये कह रहे हैं यदि ट्रायल बैलेंस में, किसमें, यदि ट्रायल बैलेंस में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी एसेट साइड, ऑप्शन डी लायबिलिटी साइड। तो ट्रायल बैलेंस में फ्रेंड्स जो भी हमें एडजस्टमेंट दी हुई होती है वो याद रखना वो वन साइडेड होती है। क्या होती है वन साइडेड, वो केवल एक ही साइड में शो होगी। अब हमें ये बताना है वो किस साइड में शो होगी फ्रेंड्स। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि इसका हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटीज है। क्या है फ्रेंड्स लायबिलिटीज। तो ये कहाँ पर शो होगी लायबिलिटीज में होगी। और जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारी करंट लायबिलिटीज होती है फ्रेंड्स। क्या होती है करंट लायबिलिटीज CL। तो करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज आती है, एक तो आपका क्रेडिटर्स होगा, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओडी ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम ये भी लायबिलिटीज होती है क्योंकि इसको पेमेंट करना पड़ सकता है हमें। और प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो होते हैं ये भी हमारे करंट लायबिलिटीज होती है। थोड़ा सा बैलेंस शीट पर हम नजर डालते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल। कैपिटल में जो भी होगा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर उसको माइनस किया जाता है, नेट प्रॉफिट्स को ऐड किया जाता है। उसके बाद तीनों का जो टोटल होता है वो हमारी नेट कैपिटल बनती है। अब फ्रेंड्स जो फिक्स लायबिलिटीज होती है उसमें इंक्लूड किया जाता है रिजर्व एंड फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये यहाँ पर करंट लायबिलिटी जो मैंने अभी बताया इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है। ये पहला होता है आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अनअर्न इनकम जिसको हम एडवांस इनकम भी कहते हैं या प्रीपेड इनकम भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो मैंने आपको बताया, बैंक लोन शॉर्ट टर्म जो होगा वो भी करंट लायबिलिटीज होगा, ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जितने भी शॉर्ट टर्म होते हैं फ्रेंड्स ये सभी हमारे क्या होते हैं करंट लायबिलिटीज होते हैं। एंड इसके जो इधर होता है बाई साइड में वो होता है हमारा एसिड्स। एसिड्स में फिक्स एसिड्स होगा फ्रेंड्स, उसका टेंजिबल होगा, और यहाँ से बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ये सभी फ्रेंड्स क्या है हमारी टेंजिबल एसिड्स हैं जो फिक्स एसिड्स में इंक्लूड होती है। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर कार, फर्नीचर। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में आपका गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क ये सभी इंटेंजिबल है। और ये टेंजिबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों ही एसिड्स हमारी फिक्स एसिड्स होती है। नाउ अब हम आते हैं फ्रेंड्स ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है हमारी करंट, क्या ये हमारा करंट एसिड्स। करंट एसिड्स में क्या क्या होता है आपका कैसेट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स, BR, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक,
एक्रूड इनकम जिसको हम बोलते हैं ऐसी इनकम जो कमा ली गई हो बट प्राप्त न हुई हो, इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस एंड अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये सभी क्या होती है, हमारी करंट एसेट्स होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ पर होता है, करंट लाइबिलिटीज में। ये भी पूछ सकता है कि उसको हम कहाँ पर शो करते हैं बैलेंस शीट के, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, इधर लाइबिलिटीज होता है और इधर एसेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 9. Calculate the drawings of the year from the following information. Capital at the beginning of the year 15,600. Capital at the end of the year 14,000. And additional capital introduced during the year 2000. Profit earned during the year 1200. Option A 4400. Option B 4400. Option A 4800, sorry, B 4400 and option C 4500, option D 5400। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी अभी आपको बताया था, तो उसी की हेल्प से इसको हम करेंगे। सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 15,600 एंड कैपिटल एट द एंड की क्या होगी, वो टू साइड में होगी क्योंकि ये माइनस पॉइंट हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, वो की है 2000। उसके बाद प्रॉफिट जो अर्न किया, प्रॉफिट भी किधर आता है, वो 5 आएगा। टोटल कर लेंगे हम इसको, 0 0 हो जाएगा 8 और ये हो गया हमारा 70 और 18,000। इसमें से अब हम इसको माइनस कर देंगे, टोटल 14,000 लेस करेंगे 4800। ये हमारा हो जाएगा ड्राइंग्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ड्राइंग्स। तो कितना आंसर होना चाहिए इसका, राइट 4800। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए बिल इज ड्रॉन, एक बिल को ड्रॉन किया गया, नॉट पेबल ऑन डिमांड, जो डिमांड पर पेबल नहीं है, ऑन 1 अप्रैल 2023 फॉर 4 मंथ्स, उसको 4 मंथ्स के लिए किया गया है। अगर द ड्यू डेट या डेट ऑफ मेच्योरिटी विल बी, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगी, ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त एंड 4 अगस्त। जल्दी बताइए। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो 1 अप्रैल 2023, इसमें फ्रेंड्स कितने मंथ्स का बिल है, ये 4 महीने का बिल है। तो अप्रैल, अप्रैल के बाद हम अप्रैल, मई, 1 मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। फ्रेंड्स यहाँ से हमें 4 महीने मिल जाते हैं, तो कितना हुआ 1 अगस्त। बट याद रखना जो भी ड्यू डेट होती है उसमें 3 दिन ग्रेस डे ऐड किए जाते हैं। क्या, ग्रेस डे। ग्रेस डे 3 दिन ऐड हो गया, तो 1 + 3 टोटल कितना हो गया 4। इसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी हमारी 4 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 4 अगस्त 2023। फ्रेंड्स यदि 4 अगस्त को, किसको, 4 अगस्त को संडे होता, क्या होता, संडे पड़ जाता, तो इसकी जो ड्यू डेट होती वो एक दिन पहले हो जाती। फिर कितनी ड्यू डेट होती फ्रेंड्स, 3 अगस्त होती। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि अभी धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यू डेट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 30 जनवरी 2024 फॉर 1 मंथ विल बी, 1 महीने के लिए इश्यू किया गया फ्रेंड्स। कब किया गया ये, 30 जनवरी। तो 30 जनवरी 2024। फ्रेंड्स 2024 में जो फरवरी होगी वो 28 की होगी। लेकिन यदि हम सोचें कि 30 दिन इसमें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद एक दिन जनवरी का भी जो लेफ्ट हो वो देखेंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, ये 1 मंथ है, तो पूरा मंथ लिया जाएगा, चाहे उसमें 29 डेज हो, 28 डेज हो, 30 डेज हो, 31 डेज हो। तो टोटल इसके बाद हम इसको पूरे मंथ्स को लेंगे। तो जनवरी के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, फरवरी। क्या आएगा आपका, फरवरी।
तो जैसे फरवरी आ जाएगा आपका, अब इसमें क्या लिखा हुआ है 30 जनवरी, तो 30 जनवरी जैसे ही हमारे यहाँ पे फरवरी आएगा तो इसमें क्या होगा 3 दिन ग्रेस डे ऐड हो जाएगा। कितना 3 दिन। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 30 जनवरी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 30 जनवरी। तो हम यहाँ से जो डेट लेंगे वो हम लेंगे नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट, नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट लेंगे। तो यहाँ पर अब जैसे हमारा 28 फरवरी को ये एंड हो जाता है, तो उसके बाद में इसमें 3 दिन ग्रेस डे जोड़ा जाएगा। तो 3 दिन जैसे हम फरवरी में ऐड करेंगे तो 3 दिन फरवरी के बाद किसके होंगे फ्रेंड्स, वे होंगे हमारे मार्च के। किसके होंगे, मार्च के। तो यहाँ पर 3 मार्च हमारा आंसर होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही हम अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता इस सीरीज़ को चालू रखेंगे और प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। और बीच बीच में कुछ जो टॉपिक हैं, जो थोड़ा सा ऐसे टॉपिक हैं, डिफ़िकल्टी टॉपिक है, जैसे जीएसटी होता है, इनकम टैक्स होता है, ऑडिटिंग, ऐसे ऐसे जो मेन मेन टॉपिक्स हैं हम उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी धीरे धीरे लाते रहेंगे।